हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 हमारा चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो उसी में हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी, मेथड्स की बात यहाँ पर हो रही थी सेपरेशन के, तो कई मेथड्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे। ओके, चलिए। सेपरेशन बेसिकली है क्या? अलग करना। ठीक है, पृथक्करण की बात जब भी करेंगे, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, पदार्थों को अलग करना। किसी मिश्रण में आपके पदार्थ हैं और उनको अलग अलग करना ही आपका क्या है? पृथक्करण है। चलिए, तो पृथक्करण में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। सबसे बेसिक एग्जाम्पल है आपका, चाय बनाते हैं, उसके बाद चाय को छाना जाता है, तो उसमें जो अनडिजॉल्व आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, चाय की पत्ती जिसे आप लोग कहते हैं, उसको छान करके या स्ट्रेनर की हेल्प से आप लोग फिल्टर करके अलग करते हैं। तो यही यहाँ पर पृथक्करण है। इसके बाद आप लोगों ने, क्योंकि पदार्थों के गुण बदल रहे हैं यहाँ पर, यानी आकार में परिवर्तन हो रहा है, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तो उस आधार पे फिर पदार्थों को अलग करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली विधि की बात की थी हैंड पिकिंग, जिसे कहा जाता है, यानी हस्तचयन। तो हस्तचयन एक ऐसा मेथड था जहां पर बड़े आकार के कण थे, उनको हटाने के लिए या अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग हाथ का प्रयोग कर रहे थे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हस्तचयन या हैंड पिकिंग कहा जाता है। ओके, चलिए। नेक्स्ट आपका मेथड था थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में आप क्या कहते हैं, जो स्टॉक वाला पार्ट होता है किसी भी फसल में, जो पादप वाला प्लांट का पार्ट है, उससे आपका ग्रेन को यानी अनाज को अलग करने की प्रक्रिया ही क्या है? थ्रेसिंग है। जैसे हमने बोला गेहूं का पूरा पौधा है और उस पे बाली लगी हुई है, तो आपका अनाज का दाना जो होगा, ग्रेन जो है, वो किस में है? बाली में है। तो आप लोग क्या करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे प्लांट वाले पार्ट से, उस बाली से अनाज के दानों को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें अनाज के दाने चाहिए। उससे क्या होता है, इस प्रक्रिया में आपका अनाज का दाना अलग हो रहा है, और इसी प्रक्रिया को, इस विधि को आप लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग अलग अलग प्रोसेस से होती है, अलग अलग यहाँ पर आपके अलग अलग विधियां आप बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग तरह से आप थ्रेसिंग करेंगे। जैसे कम एरिया में क्रॉप यील्डिंग प्रोसेस चल रहा है, यानी फसल उत्पादन का काम छोटे एरिया में चल रहा है, कि छोटा सा खेत है, हम लोगों ने उसमें गेहूं बोया, देन वो गेहूं पक करके तैयार हो गया है, अब थ्रेसिंग होनी है, तो हम लोग स्वयं से ही, अपने आप ही हाथों से पीट कर या डंडे की सहायता से थ्रेसिंग का काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़े एरिया में हो रहा है तो फिर बैलों की मदद ली जाती है, ठीक है, थ्रेसिंग करने के लिए। और बहुत बड़े स्केल पर अगर क्रॉप यील्डिंग प्रोसेस चल रहा है, कि वहां पर व्यावसायिक तौर पर जैसे खेती की जाती है, जहां पर बहुत सारे खेत होते हैं, वहां पर फसल बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जा रही है, तो वहां पर मशीनों का प्रयोग करके थ्रेसिंग की जाती है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आपका मेथड था विनोइंग, निष्पावन जिसे कहा जाता है। अब क्या किया जाता है कि अशुद्धि आपकी हल्की होगी, या आप क्या कहते हैं, एक भारी पदार्थ है, उसमें कोई हल्का पदार्थ है, तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे? तो आप इस तरह से एक हाइट से मिक्सचर को गिराएंगे, उसमें जो हल्के पार्टिकल होंगे वो हवा के साथ बहकर अलग हो जाएंगे, और जो भारी आपका पार्ट होगा वो विनोइंग प्लेटफॉर्म जो आपका होता है उसी के पास गिर जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के ढेर की तरह या एक हीप बना लेगा। ठीक है ना? तो विनोइंग क्या है? जब भारी अनाज के दानों से हल्की अशुद्धि को अलग करना हो, तो उसको एक हाइट से, एक ऊंचाई से गिराया जाता है। जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, हल्के आपके कण होते हैं, वो हवा के द्वारा या हवा के साथ बहकर अलग हो जाते हैं, और भारी पार्टिकल प्लेटफॉर्म के सामने ही एक हीप बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों हल्के वाले कण इधर चले गए, भारी वाले कण इधर चले गए, तो क्या कर लिया? पृथक कर लिया है, अलग अलग हमने उनको कर लिया है। ओके, निष्पावन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारी बीजों से हल्के भूसी के कणों को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीविंग हमने देखा, चालन जिसे कहा जाता है, छानना भी आप इसको सामान्य भाषा में कहते हैं।
चालन में आपका एक चलनी का प्रयोग किया जाएगा, सीव जिसे कहते हैं। सीव में आपके बारीक बारीक छिद्र होंगे, उन बारीक छिद्रों से आपका महीन कोई भी पदार्थ पार हो जाएगा और उसमें जो थोड़े बड़े कण हैं वो क्या हो जाएंगे, चलनी में ही फंस जाएंगे। इसी को आपका क्या कहा जाता है, सीविंग कहा जाता है, यानी कि चालन कहा जाता है। ओके, तो सीविंग की प्रक्रिया आपने कहाँ कहाँ देखी है, जैसे आटा मिलों की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर आटे को छानने के लिए सीविंग प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां पर बिल्डिंग्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, कहीं पर भी जहां पर सीमेंट रेत का काम हो रहा है तो आप लोग वहां पर क्या देखते हैं कि रेत को छानने के लिए भी एक नेट का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर चालन आपकी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त चलनी या सीव का काम वहां पर वो नेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, समान आकार के जो महीन कण हैं या छोटे कण हैं वो चलनी से या नेट से पार जा रहे हैं, और जबकि जो आपके भारी कण हैं वो चलनी में फंस रहे हैं, यानी कि उस नेट में फंस रहे हैं। तो ये सीविंग आपका मेथड था। इसके अलावा डिकेंटेशन की, सेडिमेंटेशन की हम लोग बात करते हैं, अवसादन जिसे कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जो भी आपका पदार्थ है जो कि इनसॉल्युबल होगा वाटर में, उसमें आपका पानी डाला जाता है, और पानी डालने के बाद क्या होगा, आपका जो भी हल्की अशुद्धियां होंगी, मिट्टी वगैरह उसमें कुछ भी होगा, वो पानी के साथ ऊपर आ जाती हैं और भारी कण गुरुत्वीय बल के कारण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग चावल या दाल को वॉश करते हैं पकाने से पहले, तो उसमें पानी डाला जाता है। पानी डाल करके हम देखते हैं कुछ समय में क्या होता है, चावल या दाल आपकी नीचे बैठ जाती है और उसमें जो भी हल्की अशुद्धियां हैं जो पहले हम लोग साफ नहीं कर पाए, या मिट्टी वगैरह धूल वगैरह के कोई भी कण थे, वो पानी के साथ ऊपर आता है, जिससे पानी का कलर भी आपको चेंज होता हुआ दिखता है। ठीक है ना, तो वो सारी अशुद्धियों के कारण होता है, तो इसी को अवसादन कहा जाता है। देन हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो वो पानी अशुद्धि के कारण उसका कलर चेंज हुआ है या वो गंदा पानी है जिसमें अशुद्धियां हैं, उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो निकालने की वो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका डिकेंटेशन कहा जाता है, यानी निस्तारण। निस्तारण, निथारना भी इसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं। तो निथारने का मतलब क्या है, ये आपका बेसिकली अगर चावल है, चावल में आपने पानी डाला था, वो पानी क्या हो गया, उसमें कुछ गंदगी आ गई, अशुद्धि आ गई जो चावल में मौजूद थी। समझ रहे हैं ना, पानी तो आपने साफ ही यूज किया था लेकिन उसमें अशुद्धियां थी, उसके कारण ये पानी आपको गंदा दिखेगा। देन आप क्या करेंगे, इस पानी को पोर आउट कर लेंगे या फिर इसको निकाल लेंगे, गिरा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पर उसको पानी को निकालने की ही प्रक्रिया आपकी क्या है, डिकेंटेशन है, यानी कि निस्तारण जिसको कहा जाता है। इस विधि से आप लोग सिर्फ किसी सॉलिड और लिक्विड को अलग नहीं कर सकते, बल्कि लिक्विड को भी सेपरेट किया जा सकता है जो कि इमिसिबल होंगे, यानी अमिश्रणीय द्रव होंगे। तो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक किया जा सकता है। जैसे कि पानी में तेल डाला जाता है और पानी में तेल डालने पर तेल पानी के साथ मिश्रित नहीं होता है, वो अलग अलग परत बना लेगा। तो जब अलग अलग परत बना लेगा तो ऊपर वाली परत को आप इसी प्रकार से निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ऑयल की परत ऊपर है, नीचे वाटर की है। तो आपने क्या किया, ये ऑयल वाली लेयर को क्या कर लिया, निकाल लिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, डिकेंटेशन। तो यहाँ पर आपने डिकेंटेशन का प्रयोग किसमें किया, दो द्रव जो अमिश्रणीय थे उनको पृथक करने के लिए किया। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि निस्तारण या डिकेंटेशन का यूज हम सेपरेटिंग फनल के द्वारा भी उस विधि को हम पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ऑयल और वाटर को लिया, उसने अलग अलग लेयर बना ली, तो सेपरेटिंग फनल को यहाँ से जो उसका स्टॉप कॉक होता है, इसको आप लोग लूज करेंगे, थोड़ा खोलेंगे इसको, तो आपका क्या होगा, जो नीचे वाली लेयर होगी वो ड्रॉप वाइज नीचे गिरने लग जाएगी। ठीक है, नीचे आप कोई वेसल लगा लेंगे, बीकर वगैरह, उसमें उसको कलेक्ट कर लेंगे। देन जब ये वाटर पूरा आपका बीकर में कलेक्ट हो जाएगा तो आप इस स्टॉप कॉक को फिर से बंद कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कैरोसिन वाला ऑयल वाला पार्ट इस सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा, और दूसरा जो वाटर वाला पार्ट था वो आपने किस में ले लिया, एक ग्लासवेयर में किसी भी आपने वेसल में ले लिया है अलग, तो दोनों को सेपरेट कर लिया है। मैंने आपको बताया था सेपरेटिंग फनल बेसिकली क्या है, एक कांच की बनी हुई फनल है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आपको इजीली दिख रहा है कि उसके अंदर क्या रखा गया है। क्लियर, तो ये आपका डिकेंटेशन था। नेक्स्ट आपका मेथड था सेपरेशन का, फिल्टरेशन यानी निस्यंदन, जो कि आप चाय छानने में उपयोग में ला रहे हैं। क्लियर, तो इसमें क्या किया जा रहा है,
चाय में आपके सॉलिड सब्सटेंस था एक, जिसको चाय की पत्ती कह रहे हैं, जो चाय में कैसा है, अविलेय है, समझ रहे हैं, इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल होने के कारण वो चाय में घुला नहीं, चीनी तो चाय में घुल गई। तो जब आपने आपने चाय को छाना, तो चाय के साथ आपकी चीनी भी नीचे आई छन करके, इसीलिए तो चाय में मिठास है, क्योंकि वहां पर चीनी है। लेकिन जो अविलेय पदार्थ था, जो चाय की पत्ती है, वो क्या हो जाएगी, ऊपर ही उस जो भी आपका स्ट्रेनर यूज किया है आपने, छन्नी यूज की है, उसमें फंस जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपने एक लिक्विड जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड था, उनको क्या किया, सेपरेट किया यूज करके। या तो फिल्टर पेपर का यूज कर रहे हैं, स्ट्रेनर का यूज कर रहे हैं, छन्नी वगैरह जो आप बोल रहे हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। फिल्टर पेपर आपका बेसिकली एक पेपर होता है जो लैब्स में आपको मिलता है। उसको इस प्रकार से फनल आपकी होती है, कीप आप लोगों ने देखी होगी, घरों में भी यूज में आती है। ऐसे ही आपकी लेबोरेटरी में भी एक फनल होती है कीप, उसमें उस फिल्टर पेपर को सेट किया जाता है। फिर क्या करेंगे, जो भी आपका मिश्रण था, जैसे आपने कहा कि पानी है, पानी में बहुत महीन रेत के कण हैं जिनको कि छाना नहीं जा रहा है स्ट्रेनर की हेल्प से, तो हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। तो आपने यहां से वो पूरा मिश्रण डाला पानी और रेत का, उससे क्या हुआ, जो ये फिल्टर पेपर आपने यहाँ पर यूज किया था, उस फिल्टर पेपर में रेत के कण फंस जाएंगे, लेकिन पानी धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। समझ रहे हैं? आपने क्या किया था, रेत और पानी का मिश्रण इसमें डाला था, जिससे क्या हुआ, पानी तो धीरे धीरे अलग हो गया, फिल्टर पेपर से पार हो गया, लेकिन रेत के कण जो होंगे वो फिल्टर पेपर में ही फंस जाएंगे। तो इस तरह से रेत के कण और पानी दोनों को आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया है। ठीक है, तो ये एक विधि थी फिल्ट्रेशन या निस्यंदन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल solids from a liquid by using a filter paper or a strainer is known as filtration। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अविलेय ठोस को किसी द्रव से फिल्टर पेपर की या स्ट्रेनर की छन्नी की मदद से अलग किया जाता है, इसी को आपका क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है, यानी कि निस्यंदन जिसको कह रहे हैं। ओके, चलिए, होमवर्क में मैंने आपको दिया था कि आपको वाष्पीकरण पढ़ना है, इवेपोरेशन जिसे कहा जाता है। ठीक है ना? वाष्पीकरण आपका क्या है, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण अगर आप हिंदी में वर्ड देखिए तो उसमें वाष्प एक वर्ड आ रहा है, इवेपोरेशन की बात करें तो उसमें एक वेपर वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है बस इसी पे। वाष्प का मतलब होता है सामान्य भाषा में, हम अगर पानी की बात करें तो पानी में जब भाप बनती है तो वो भाप ही आपकी वाष्प कहला रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो वेपर है उसी को हिंदी में क्या कहा जा रहा है, वाष्प कहा जा रहा है। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? वाष्प का मतलब है पानी जब अपनी अवस्था परिवर्तन कर रहा है, उसको गर्म किया जा रहा है और गर्म करने के बाद, उबलने के बाद वो भाप में परिवर्तित हो रहा है, तो उस भाप को ही वाष्प कह रहे हैं। और वाष्पीकरण यानी वाष्पन हो रहा है, पानी ज्यादा से ज्यादा किसमें बदल रहा है, भाप में बदल रहा है, यही आपका सामान्य भाषा में क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो ये कब होगा, जब हमने पानी को गर्म किया, यानी तापमान बढ़ाने से अवस्था परिवर्तित होती है। अवस्था परिवर्तित से क्या समझते हैं, पानी जो द्रव अवस्था में था, आपको बर्तन में दिख रहा था, जब आपने उसका तापमान बढ़ाया तो वो गैसीय अवस्था में चला गया, वो भाप की तरह आपको गैस के रूप में उड़ते हुए दिख रहा है। समझ रहे हैं? तो अवस्था परिवर्तित हो गई, लेकिन कब हुई, जब आपने पानी को गैस पे रखा, बर्नर पे रखा, यानी आपने तापमान बढ़ाया। तो तापमान बढ़ाने से अवस्था परिवर्तन हो रही है, और यहाँ पर तापमान बढ़ाने से ही आपका क्या होता है, वाष्पीकरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि कहीं किसी नदी तालाब में कभी पानी होता है, जब आजकल बरसात का समय है जैसे, तो कई जगह पानी भर गया होगा। ठीक है, कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो पानी वहां पर इकट्ठा हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है। तो उसका क्या हुआ, एक्चुअली वहां पर हुआ क्या कि आपका सूर्य का प्रकाश कॉन्टिन्यूअसली पड़ रहा है अर्थ पर, धरती पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है लगातार। सूर्य के प्रकाश के पड़ने के कारण वो पानी धीरे धीरे क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, यानी भाप में बदल गया, और भाप में बदल करके कहाँ चला गया, आपका आसमान में चला गया, जहां आप क्या कहते हैं,
फिर वो भाप वहां जाकर संघनित होती है, कंडेंस होती है और बादलों का रूप ले लेती है। और फिर क्या होता है, ये पूरा आप जल चक्र में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि पानी नदी तालाब से वाष्पीकृत हुआ, फिर बादलों में संघनित हुआ, फिर संघनन के पश्चात वहां से फिर क्या हुई, बारिश हुई, और बारिश होकर वो फिर से नदी तालाब किसी न किसी रूप में या कहीं आपकी क्या हुई होगी, बर्फबारी हुई होगी तो ग्लेशियर्स पे आ गया। तो इस प्रकार से पूरा जल चक्र आप पढ़ते हैं। तो उसी जल चक्र में एक पार्ट है वाष्पीकरण का, जब आपका अर्थ से या धरती से नदी तालाब समुद्र कहीं से भी आपका पानी क्या हो रहा है, भाप में, तापमान बढ़ने के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण या सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वो पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है। इसी को आपका क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। सो वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? आप क्या सोचते हैं कि नमक कहाँ से आता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, यानी समुद्र में क्या है, नमक है। तो हम कहेंगे समुद्र से हम नमक लेंगे, लेकिन कैसे लोगे समुद्र से नमक? समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, इतना विशाल होता है, उसमें इतना सारा पानी होता है। ऐसे तो है नहीं कि छन्नी लेकर जाएंगे वहां पर और पानी छानेंगे तो समुद्र से हमें नमक मिल जाएगी। क्योंकि नमक कैसी होती है, विलेय होती है जल में, यानी अगर पानी में नमक डालो तो घुल जाती है, फिर दिखती नहीं है, फिर छानोगे भी तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या किया जाता है, समुद्र के पानी को अलग, समुद्र से अलग शैलो पिट्स पर, यानी उथले गड्ढे बनाए जाते हैं आपके, जैसे क्यारियां बनती है ना सब्जी बनाने के लिए, ऐसे ही क्यारियां टाइप की बनाई जाती है और उसमें पानी को स्टोर किया जाता है, रोका जाता है उसमें। फिर क्या होगा, चूंकि उथले गड्ढे हैं, पानी कम है, और उस पानी के साथ क्या आई होगी, उसमें घुली हुई नमक भी आई है, ठीक है। जब आपका शैलो पिट्स में पानी को रोक लिया गया है तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब सूर्य का प्रकाश उस पानी पर पड़ेगा तो वो पानी वाष्पीकृत होना शुरू करेगा, यानी भाप में बदलना शुरू होगा। तो सिर्फ पानी आपका क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, नमक वहीं रह जाएगी उन क्यारियों में। समझ रहे हैं? यानी उन शैलो पिट्स में नमक वहीं रह जाएगा और पानी सारा क्या हो जाएगा, भाप बन करके उड़ जाएगा। फिर जितनी नमक वहां पर बच गई है उसको वहां से निकाला जाएगा, उसको प्योरीफाई किया जाएगा, साफ किया जाएगा और फिर खाने के योग्य बनाया जाएगा, या जो भी उसके काम हैं वहां उनको उपयोग में लाया जाएगा। समझ रहे हैं क्या किया गया, समुद्र के पानी को रोका गया, शैलो पिट्स बनाई गई वहां पर, फिर वहां पर क्या हुआ, वाष्पन की प्रक्रिया हुई, जो स्वतः है, प्राकृतिक होने वाली एक प्रक्रिया है। सूर्य का प्रकाश पड़ा होगा, तापमान बढ़ा होगा, धीरे धीरे ये प्रक्रिया संपन्न हुई होगी और फिर क्या हुआ, वहां पर सिर्फ नमक रह गई और आपका सारा पानी भाप बन करके उड़ गया और फिर उस नमक को साफ किया गया, स्वच्छ किया गया और उसको खाने के योग्य या फिर जो भी उसके काम है वहां पर प्रयोग में लाया गया। सो सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स इन इट। ओके, समुद्र का जो पानी होता है उसमें कई प्रकार के आपके सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, जो कि उसमें मिक्स्ड रहते हैं, यानी मिले हुए रहते हैं। ओके, चलिए, तो वाष्पीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। वाष्पीकरण क्या है, मैंने बोला वाष्प का मतलब, सामान्य भाषा में पानी उबालते हैं ना, पानी उबालने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो भाप बनने लगता है, तो वो भाप ही आपकी यहाँ पर वाष्प है, ऐसा समझ लीजिए। और इवेपोरेशन में आपका वेपर वर्ड आ रहा है, वेपर का मतलब ही वाष्प होता है, उसका अर्थ क्या है, वाष्प। तो वो वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वही वाष्पीकरण है। तो देखो हम पढ़ क्या रहे थे यहाँ पे, हम पढ़ रहे थे सेपरेशन, यानी पृथककरण, चीजों को अलग करना। तो वाष्पीकरण में भी आप क्या करेंगे, एक वाष्पशील पदार्थ से दूसरे अवाष्पशील पदार्थ को अलग कर सकते हैं। तो वाष्पशील और अवाष्पशील क्या हो गया, वाष्पशील ऐसा हो गया जो कि वाष्प में बदल रहा है, जैसे कि आप किसकी बात कर रहे हो, पानी की, पानी भाप बना रहा है तो वो वाष्पशील है। नमक आपका वाष्पीकृत नहीं हो रहा है तो आप उसको अवाष्पशील यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। या अलग अलग टेम्परेचर पे भी कोई अब आपका क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, तो वहां पर भी आप क्या बोलते हैं कि हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तापमान दिया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर वाष्पीकरण आपका समुद्र के संदर्भ में लिया गया है, जहां पर क्या कहा जा रहा है कि समुद्र में घुली हुई नमक, देखो मैंने आपको क्या बोला, आपके पास एक, आप घर में भी कर सकते हैं ये प्रैक्टिकल। आपने क्या किया कि एक ग्लास दिया, इसमें आपने भर दिया पानी, इसमें आपने पानी भर दिया, देन आपने इसमें डाल दी थोड़ी सॉल्ट,
ठीक है। ये आपका क्या है, वाटर, जल है आपका, H2O जिसको आप बोलते हो। ये आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर दी, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो आपके किचन में मिलता है, साधारण नमक भी जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको रासायनिक नाम जिसका क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। और वाटर का क्या होता है, H2O, क्लियर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है आपका। तो ये सब आप हायर क्लास में समझ लेंगे। बेसिकली आपको समझना है क्या है, पानी लिया आपने ग्लास में, बीकर में, जिस भी वेसल में लिया, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, यानी नमक डाल दिया। बहुत ज्यादा नमक वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ये पेरेंट्स आपके परेशान हो गए, सारा नमक वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा नमक डालना। फिर आप क्या देखते हैं कि जो नमक आपने ऐड करी है वो उसमें क्या हो जाएगी, वो चूंकि सॉल्युबल है तो डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। अब आप इसको क्या करोगे, इसको सपोज आपने स्ट्रेनर लिया, कोई छन्नी ली, कोई इस छन्नी की हेल्प से आपने इसको छानने का प्रयास किया, तो क्या नमक अलग हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो तो उसमें घुल चुकी है, वो आपको भी नहीं दिख रही है। अब पहले नमक आपको अलग दिख रही थी, क्रिस्टल्स दिख रहे थे उसके, लेकिन जब आपने उसको घोल लिया पानी में तो अब उसके क्रिस्टल्स नहीं दिख रहे। तो आपने छाना तो ये पूरा मिक्सचर आपने फिर से कलेक्ट कर लिया, इसमें फिर से क्या आ गया, H2O प्लस NaCl, यानी दोनों ही आ गए, तो सेपरेशन नहीं हुआ। क्या विनोइंग होगी, निष्पावन होगा, एक हाइट से गिराओगे तो क्या हवा के बहने के साथ नमक आपका बह जाएगी, नहीं होगा, वो सिर्फ भूसे को अलग करने की प्रक्रिया है। सेडिमेंटेशन, थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो क्या नमक नीचे बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी, क्योंकि समांगी मिश्रण है, ठीक है ना, वो पूरी घुली रहेगी इसमें। इसके अलावा कौन सा मेथड पड़ा, डिकेंटेशन, पोर आउट करोगे, इसको गिराओगे तो क्या पानी के साथ नमक अलग हो जाएगी, नहीं होगी, वो वहीं घुली हुई है तो वो वहीं रहेगी। इसीलिए अलग अलग मेथड्स को पढ़ रहे हो। हैंड पिकिंग हमने पढ़ा, हाथ से चुन लेंगे क्या नमक को, तो नहीं चुन सकते, इसीलिए वाष्पीकरण का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है कि वाष्पीकरण के द्वारा क्या करेंगे, आपका नमक को पानी से अलग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने क्या बताया आपको, समुद्र का पानी था, ठीक है, समुद्र रहा होगा यहाँ कोई, उस समुद्र के पानी को शैलो पिट्स, जिनको मैं उथले गड्ढे बोल रही थी, या क्यारियां जिनको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, ऐसी क्यारियां बनती है हमारी किचन गार्डन में, ऐसी क्यारियां बनाते हैं ना, तो ऐसी ही क्यारियां बना लेते हैं, या फिर जिनको शैलो पिट्स कहा जा रहा है वो बना लेते हैं समुद्र के किनारे। और इनमें किसको रोका गया है, ये समुद्र का पानी है, समुद्री जल इसको बोल सकते हैं, सी वाटर, ओके। इस समुद्री जल में आपका क्या है बच्चे, जल है, जल है, और जल के साथ साथ क्या है, आपका नमक है घुली हुई, ठीक है, जल और नमक घुला हुआ है। यहाँ पर जल है और जल के साथ आपका नमक है, ठीक है। इस जल को और नमक को अलग करना है आपको। तो इससे क्या होगा बच्चे, देखो उथले गड्ढे बनाए हुए हैं, गहराई कम है, गहराई कम है मतलब पानी वहां पर आपका पूरे इस पृष्ठ पर आपका फैला हुआ है, तो वाष्पन होगा, सूर्य यहाँ कहीं से चमकेगा आपका, यहाँ कहीं आसमान है, यहाँ हमारे आपका सनलाइट आ रही है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आएगा, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ने का मतलब क्या होता है, तापमान का बढ़ना, तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा, जैसे आप क्या कर रहे थे, चाय बनाने के लिए आपने वेसल रखा हुआ था, बर्तन रखा हुआ था, गैस आपने ऑन करी, बर्नर ऑन किया, जो भी ऑन किया, धीरे धीरे आपका पानी गर्म हुआ, पहले ठंडा था, धीरे धीरे गर्म हुआ, फिर उससे क्या हुआ, वो उबलना शुरू हुआ, भाप में बनना शुरू हुआ, वैसे ही इस पानी के साथ होगा, धीरे धीरे ये गर्म होगा और उसके बाद इसकी क्या बनने लगेंगी, ये भाप में आपका परिवर्तित होने लगेगा, यानी आसमान में चला जाएगा, ठीक है। और नमक क्योंकि भाप में नहीं बदल रही है तो नमक यहीं रह जाएगी, समझ रहे हो। तो आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया,
जल था आपका और उसमें नमक घुली हुई थी, तो उन दोनों को सेपरेट कर लिया, यानी पृथक कर लिया। पृथक करने का मतलब अलग करना, दोनों को अलग कर लिया। तो वाष्पीकरण के द्वारा हमने क्या किया, यहाँ पर जो समुद्र के जल में नमक घुली हुई थी उसको उस जल से अलग कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। अभी ये जो नमक है ये किसी भी काम में यूज में वैसे नहीं आएगी कि खाने योग्य नहीं है। बेसिकली हम खाने का एग्जांपल ले रहे हैं, तो खाने योग्य नहीं है ये। इसको क्या किया जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा या साफ किया जाएगा। उसके बाद शुद्धिकरण के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा ये प्रोसेस चल रहा है। मुझे बताओ इतना समझ में आया आप लोगों को? हैंड रेस करो अगर समझ आया तो। खालियू खेत और रामनगर, वेरी गुड। एक बच्चे को समझ आया रामनगर, बाकी किसी को नहीं आया समझ? ओके ठीक है, अभी क्वेश्चंस करूंगी आपसे, ठीक है ना। चलिए कहाँ थे हम, वाष्पीकरण पे। तो ये सॉल्ट मिक्स्ड है जो किसमें, वाटर में। वन ऑफ दी सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। उन्होंने क्या कहा कि जल में कई प्रकार के लवण हो सकते हैं, जिनमें से एक कौन सा है, कॉमन सॉल्ट है, साधारण नमक है, जिसको हम घरों में यूज कर रहे हैं, जिसको हम खाना बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, जब पानी को क्या किया जाता है, समुद्र के जल को शैलो पिट्स में यानी उथले गड्ढों में रोक लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। ठीक है, क्या होता है, धीरे धीरे वो समुद्र का पानी गर्म होता है और उसके बाद उसका क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्जन हो जाता है, यानी वाटर वहां पर अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है। जल जो द्रव अवस्था में पानी के रूप में था वो भाप के रूप में गैसीय अवस्था में चला गया है। In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. ओके क्या कहा जा रहा है, कुछ दिनों में, ऐसा नहीं हुआ कि आज ही उतले गड्ढे बनाए और आज ही आपका सारा पानी सूख गया, ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लग सकते हैं। तो कुछ दिन के पश्चात जब सारा पानी इवेपोरेट हो गया है, वाष्पीकृत हो गया है, तो उसके बाद वो क्या छोड़ जाएगा अपने पीछे, सॉलिड सॉल्ट, यानी जो नमक था ठोस अवस्था में उसको वहीं छोड़ जाएगा, वो वाष्पीकृत नहीं होगा। Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. तो वो बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, बहुत सारे प्रकार के सॉल्ट्स वहां पर हैं, उनमें से कॉमन सॉल्ट को क्या किया जाएगा, आपका प्रयोग के लिए या उपयोग के लिए प्यूरिफाई आपका किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो वाष्पीकरण क्या है, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जहां भी पानी मौजूद होता है वहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार होती रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा घरों के आसपास किसी गड्ढे में पानी रुक गया है कुछ समय से, तो वो रुका हुआ है, थोड़े समय बाद सूख जाता है तो वाष्पीकृत हो गया। क्लियर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. Okay? चलिए जल्दी से ये डेफिनेशन इवेपोरेशन की नोट कर लेंगे, नोट करिए जल्दी से। चलिए ठीक है, हैंड रेज करके बता दो मुझे सभी, खालियू खेत और रामनगर समझ आया जितना पढ़ाया गया आज? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। खालियू खेत अच्छे से बैठेंगे, जैसे रामनगर के बच्चे बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठेंगे आप भी। ओके, डिसिप्लिन से क्लासरूम में। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितना आज के सेशन में पढ़ाया गया होगा सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।